दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी में जिस तरह का भूकंप आया हुआ है उसे समझने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तारीख बेंगलौर में 18 तारीख को तय हुई, लेकिन अब ये भी आगे बढ़ गई है। अब ये तारीख का नहीं पता है कब होगी, जबकि जेपी नड्डा के पास पहले से ही उनका कार्यकाल 2 साल के आगे का चल रहा है, 2 महीने और एक्सटेंशन हो चुकी है, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। सीधी सी बात है कि यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो मंथन चल रहा है उसमें से कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। ये मंथन तो अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी समुद्र मंथन से भी बड़ा हो गया है, क्योंकि कुछ निकल ही नहीं रहा है। यहाँ पर तस्वीर ये सामने आ रही है कि संजय जोशी, जिनके नाम का जिक्र बार बार हम भी कई बार करते रहे हैं, और अभी उनके जन्मदिन पर उनके घर के बाहर अच्छी खासी बड़ी तादाद में भीड़ भी लगी थी। वो सिर्फ एक महज अफवाह नहीं है, उसके अंदर एक बहुत मजबूत चीज सामने निकल के आ रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि संजय जोशी एक लंबे अरसे के बाद, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, वो मिलने गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। उनसे उनकी मुलाकात हुई है, यानी कि क्या वाकई में संजय जोशी किसी भी रोल में अब अपने 14 साल के वनवास के बाद लौट आएंगे? क्या वाकई में ये तस्वीर अब सामने आने वाली है? और अगर संजय जोशी आए तो फिर आगे की तस्वीर कितनी बदल जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। कुल मिलाकर के बीजेपी में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, ये तय है। हमारे साथ चर्चा के लिए राजेश बादल जी जुड़े हुए हैं। सर के साथ हम चर्चा करेंगे और इस बात को समझेंगे कि क्या वाकई में अब ऐसी कोई तस्वीर सामने आने वाली है। सर, ये बहुत दिलचस्प परिस्थितियां सामने निकल के आ चुकी हैं। अब क्या वाकई संजय जोशी की एंट्री होगी? और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ये सब कुछ देरी क्या इसी वजह से हो रही है? धन्यवाद विनीता। देखिए, ये तो हम लोग आपके साथ कई चर्चाओं में ये बात हो चुकी है और हम लोग कर चुके हैं कि कोई पेंच है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फंसा हुआ है। और वो पेंच इस तरह से फंसा हुआ है कि बीजेपी की स्थिति सांप और छछूंदर जैसी स्थिति हो गई है। ना वो आरएसएस के प्रस्ताव को निगल सकती है और ना वो बाहर उगल सकती है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों जब बहुत बदनामी हो गई, बहुत सारी थू-थू हो गई संघ के बीच में, तब जाकर के अभी चंद रोज पहले हमने चर्चा की थी, आपको अगर याद हो तो नागपुर गए और संघ के साथ बैठक हुई, उनके मोहन भागवत जी के साथ बैठक हुई। लेकिन पहली बात तो यह है कि तब तक काफी देर हो चुकी थी और संघ लोकसभा चुनाव के बाद से ही उनको ये बार-बार संदेश दे रहा था अप्रत्यक्ष रूप से कि आप अपने अंदर झांक के देखो। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के भीतर झांक के देखे, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं थे। तो अब इतनी देर हो चुकी है कि मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। तो ये कुछ स्थिति हो गई है। अब देखिए, कारण कुछ भी हो, मामला तो अटका हुआ है कि संजय जोशी, जिनका कि नाम आपने लिया, यहाँ से जो नाम दिए जा रहे हैं वो मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान के हैं। तो 2 नाम ये हैं और एक नाम मध्यमार्गी जो हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के शिखर नेता इस पे सहमत होंगे, वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। संघ तो सहमत हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी उनसे सहमत होंगे कि नहीं, उनके नाम पर ये मुश्किल है। लेकिन संजय जोशी अगर जो है का नाम आता है तो दूसरे ना, ये एक पेंच है कि एक दांव चल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि चलो संजय जोशी नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हम पसंद कर सकते हैं। संजय जोशी के नाम पर सहमत होना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिन है, आसान नहीं है। और न केवल नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए भी। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, संगठन में प्रधानमंत्री गुजरात से, अमित शाह नंबर 2 ताकतवर गृह मंत्री गुजरात से, तीसरा अगर संजय जोशी आते हैं तो वो भी गुजरात से। तो ये जो इसका संदेश जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनावों में बहुत
भारी पड़ेगा। तो एक बात तो ये है। दूसरी चीज देखिए, सियासत में कितनी दिलचस्प होती है विनीता, कि उसमें छवि जो है, इमेज या जो साख है, उसकी चिंता नहीं की जाती। अन्यथा जेपी नड्डा साहब को ये लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन एक कोई अदृश्य ताकत दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ऊपर है। अब कौन एक्सटेंशन दे रहे हैं देखिए, उन्होंने पहले तो ऊटपटांग से बयान दिए, तो उसके लिए वो एक तरह से जिम्मेदार हैं। दूसरा, उन बयानों की वजह से संघ नाराज हुआ। तीसरा, उन बयानों के कारण पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई। बैसाखियों पर सरकार चल रही है, जो कि 2019 में ऐसा नहीं हुआ था। अपने दम पर पार्टी अब बहुमत पर आई थी। तो तीसरा, अब चौथा ठीकरा भी जेपी नड्डा के सिर पर फोड़ा जा रहा है कि फरवरी के अंत तक पूरा पार्टी का जो संगठन का जो चुनाव का जो ढांचा है, मैं आपको बता दूं कि ये सब सारे प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, उसके बाद कार्यकारिणी के चुनाव होने हैं, फिर प्रदेशों में तमाम जो वो चुनाव होने हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव के लिए आवश्यक होते हैं। तो तय ये था कि फरवरी में तक 18 चुनाव करा लिए जाएंगे, और अभी तक बमुश्किल, जो मेरी जानकारी है, कुछ दिन पहले की जानकारी है, 12 चुनाव हो पाए हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी, जहां जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मुद्रा में रहती है, उस समय पर अपने चुनाव नहीं करा पा रही है। कितने ताज्जुब की बात है, अंदर के चुनाव। और नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर और अमित शाह जैसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभा मंडल होते हुए, तो अब ये ठीकरा फिर जेपी नड्डा के सिर पे आने वाला है कि पार्टी के चुनाव नहीं हुए, प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नहीं हुए, अन्य जो निर्वाचक मंडल के जो और बाकी सारी जो औपचारिकताएं होती हैं वो अभी नहीं हुई। तो देर क्यों हुई? यह तो फिर इसमें यह है कि भाई देखिए, अब एक आपको उदाहरण बताऊं कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां केंद्र पार्टी से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। अरे तो पार्टी के पर्यवेक्षक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करता है, सारे चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष कराता है। तो यानी यहां भी जेपी नड्डा फ्लॉप रहे हैं, असफल रहे हैं। अब इसके बाद भी उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो जाहिर है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई ना कोई बहुत गहरा पेंच है, और एक पेंच का जिक्र तो मैंने आपको कर दिया। जी। सो यहाँ ये सवाल उठता है कि जिस तरह से संजय जोशी की खबर है कि भाई वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिलने गए, तो एक बात तो तय हाँ दिखाई दे रही है कि किसी भी रोल में सही, लेकिन अब इनका एक्टिव होने का टाइम तो आ गया है। और आरएसएस भी कई बार इनका जिक्र कर चुका है, और ये मुलाकात जो कि अभी खुलकर के सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने का भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये बात तो तय हो चुकी है कि अब कुछ ना कुछ बदलेगा, और 2029 में बीजेपी इस तस्वीर में तो नहीं रहने वाली है जिसमें अभी तक चल रही है, क्योंकि ये शायद उन्हें नुकसान दे सकती है। देखिए विनीता, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अतीत पर, इतिहास पर नजर डालें, तो हम ये पाते हैं कि कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी में सरकारों में और संगठन में नए चेहरे अपेक्षाकृत जल्दी स्थान पाते रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के लगातार मजबूत होने का कारण भी यही रहा है। लगातार स्थान पाते रहे हैं, उससे मेरा मतलब ये है कि देखिए, कम उम्र में उमा भारती मुख्यमंत्री बनती हैं, कम उम्र में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं, कम उम्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, तब जो जो अपेक्षाकृत 50 से कम के लोग थे या 50 के आसपास थे, उन लोगों को भरपूर मौका मिला, चाहे वो अरुण जेटली रहे हों, चाहे वो सुषमा स्वराज रही हों। ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूं, है ना? तो यानी कहने का अर्थ यह है कि पार्टी में किसी को कहना नहीं पड़ा कि अब इनको अवसर मिलना चाहिए, और जो पहले शिखर पुरुष थे, जो दोनों आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों आगे बढ़ने का अवसर देते रहे नए लोगों को। संजय जोशी को इसी नजरिए से स्वाभाविक रूप से जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, दिया नहीं गया। संजय जोशी
अपने स्वभाव, जो घटनाक्रम जो भी उस समय रहा हो, आप हम सब जानते हैं कि वो कितना सच था, कितना झूठ था, लेकिन संजय जोशी एक स्वभाव से बेहद आक्रामक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, और संगठन को तो ऑफ कोर्स मजबूती देंगे वो, लेकिन उनकी मजबूती देने से अगर वो संगठन को मजबूत करते हैं तो नुकसान किसका होगा? क्या उस नए संगठन के ढांचे में, संगठन के नए ढांचे में, क्या वो लोग आगे आएंगे, ऊपर आएंगे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समर्थक नहीं होंगे, या उनकी वो अल्पमत में होंगे? तो एक पेंच तो ये है, और तीसरा जो मैंने गुजरात फैक्टर बताया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये एक आधार है जिस वजह से संजय जोशी का विरोध अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अब अमित शाह को तो हटा नहीं सकते मंत्रिमंडल से, खुद नरेंद्र मोदी हट लेकिन सर नहीं पिछले सकते। कुछ वक्त से अमित शाह के फैसले जो हैं वो मुकम्मल हो नहीं पा रहे हैं बीजेपी में। चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री का फैसला हो, इस तरह कई फैसले रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही फैसला अभी तक तो अगर अमित शाह की चलती तो अब तक हो चुका होता, लेकिन वो चल देखिए, नहीं रही है, इसलिए हो नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो चुनाव आए हैं, लोकसभा चुनाव 24 के जो नतीजे आए हैं ना विनीता जी, ये उसका कारण है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है जितनी वो 2019 से 24 के बीच में थी। और जब कोई पार्टी मजबूत नहीं होती, कोई सरकार मजबूत नहीं होती, तब उसके लिए कुछ ऐसे फैसले, बड़ा संवेदनशील फैसले होंगे। अन्यथा आप मुझे बताओ कि जेपी नड्डा के आपके उदाहरण मैंने बताए कि उनके नेता रहते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। वो नरेंद्र मोदी का अपना प्रभाव, आभा मंडल, या उनकी शैली जो हो सकती है जिसकी वजह से इतनी सीटें आ गई। अन्यथा इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव 24 में, क्या संगठन ने उस तरह से सरकार बनाने में काम किया? एक दूसरा जो फिर मैं आऊंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें बड़ी खामोशी के साथ देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुषों के बीच में अंतर संबंध कैसे हैं। अमित शाह की उम्र कम है, नरेंद्र मोदी 75 के होने वाले हैं। कुछ दिनों बाद 75 के बाद, अब सिद्धांत तो ये है, और जो खुद भी वो पहले कहते रहे हैं कि 75 के बाद हम कैलाश पर्वत जा सकते हैं और संन्यास ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ये सब बातें राजनीति में, सियासत में झूठी होती हैं। कोई संन्यास वन्यास लेता नहीं है। अगर ऐसा है, और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, तो अमित शाह की जो खुद भी एक महत्वाकांक्षी है, उनकी महत्वाकांक्षा का क्या होगा? क्या चौथा टर्म उनको मिलेगा भारतीय जनता सर पार्टी को? लेकिन सवाल तो यही है ना कि अमित शाह की महत्वाकांक्षा बढ़ी है या आरएसएस का सत्ता में बने रहना ज्यादा बड़ा हो गया है? अब देखिए, अगर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनना है तो उनको किसी को तो एक को साधना पड़ेगा, या तो संगठन को या आरएसएस को। अगर किसी एक को वो साध लें, लेकिन चक्कर ये है कि अगर अमित शाह को बनना है तो 4 टर्म के बाद, तो चौथा टर्म अगर मान लिया जाए कि फिर बीजेपी आ रही है, तो तब, या अव्वल तो मुझे उम्मीद नहीं है कि उस समय तक बहुत देर हो चुकी होगी। भारतीय जनता पार्टी के झोली में नाकामियां अधिक हैं, कामयाबी कम है। चाहे वो विदेश नीति का मामला ले लें, महंगाई का मामला ले लें, बेरोजगारी का मामला ले लें, रक्षा नीति को लेकर के ले लें, कोई भी आप ले लें। अब देखिए, बांग्लादेश में जैसे बाजू में हमारे चीन के साथ वो एग्रीमेंट किया, और हमारी सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर मसला है। तो एक उदाहरण मैंने दिया है कि ऐसी स्थितियों में अमित शाह क्या अब उतना इंतजार करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अमित शाह का जो नेचर जानते हैं कि वो कुछ महत्वाकांक्षी ही नहीं, उतावले भी हैं। अब उतावले हैं तो वो कब तक इंतजार करेंगे भाई? प्राइम मिनिस्टर अगर उनको बनना है तो राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। और कोई नाम प्राइम मिनिस्टर के लायक पार्टी में अब बचा नहीं है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि अमित शाह कोई बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत इस समय बड़ी सर बेचैनी आपका वाला आपका समय। क्या आंकलन कह रहा है कि संजय जोशी की एंट्री, यस और नो? मुझे लगता है कठिन है, ओके, कठिन है और बहुत कठिन है, नामुमकिन है? थोड़ा नहीं अच्छा। है। संजय जोशी, जो ठोस कारण क्योंकि मैं सर आपको ये बता रहा ये हूँ। ये वहां भी मौजूद थे जब मोदी जी गए हैं भागवत से मिलने नागपुर में, तो ये तब जी। वहां भी मौजूद थे।
और उसके बाद इनके घर के बाहर इनके आसपास के लोगों की भी बहुत मुलाकातें हो रही हैं, लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है जन्मदिन पर। और जिनको इन्होंने खास मतलब जिनका करियर इन्होंने आगे संवारा बनाया, शिवराज सिंह चौहान, वो भी इनसे इनका जन्मदिन पर स्पेशल विश करने के लिए बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हैं वहाँ पर 5 बजे। ये तमाम तस्वीरें सामने अब मतलब चुपके-चुपके अंदर चल रही हैं, क्योंकि संजय जोशी को लेकर के लोग दबी ज़बान में बात करते हैं, बीजेपी में खुल के कोई बात करता नहीं है। अभी लोगों को लग रहा है कि अगर ये नहीं आए तो पता लगा कि इनके बारे में चर्चा करने वाली पर पता नहीं कौन-सा शनि की साढ़े साती बैठ जाएगी आगे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए, अगर संजय जोशी आते हैं, तो मेरा जो अगर आते हैं तो, मुझे लगता है कि फिर अमित शाह के लिए खतरे की घंटी है। और क्या अमित शाह का बलिदान नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि 3 गुजराती नहीं हो सकते इन शिखर पदों पे, तो एक किसी को ड्रॉप होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का फिलहाल कोई विकल्प पार्टी के भीतर तो नहीं है। अमित शाह का विकल्प यकीनन मिल सकता है, हो सकता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर होता, एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि संजय जोशी का नाम हो सकता है एक तुरुप का पत्ता हो आरएसएस का। मौका आए तो जब संजय जोशी का विरोध काफी हो, तो महाराष्ट्र वाला नाम कोई उछाल दे। और संघ के सबसे प्रिय नाम तो जो जिसपे चर्चा ही नहीं हो रही है, और वो शायद किसी रणनीति के तहत, वो नितिन गडकरी का है। नितिन गडकरी के नाम पर संघ क्या सोच रहा है, ये थोड़ा-सा जानना दिलचस्प होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अभी जो एक उप मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह की कोई भूमिका निभाने का उनका भी नाम आ रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत भूमिका निभाने का मौका उनको अभी मिला नहीं है, और अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह वो उनको लाया जाएगा, ये मेरे गले मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। जी तो सर। संघ की चलेगी तो संजय जोशी नहीं तो फिर नितिन गडकरी। और अगर संजय जोशी चलते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह की कुर्बानी करने के लिए उनको प्रस्तुत होना पड़ेगा। ये गणित जो बनता है और जी। कूटनीति जो बनती है। बाकी तो आप जानती हैं कि सियासत में हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं। हम लोग भी हाँ, आम आंकलन ही कर पत्रकार हैं। सकते हैं। हुँ, आकलन ही कर सकते हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी में, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी जो ये लोग कहते हैं, इनकी लोकतांत्रिक पार्टी में अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी अपने अध्यक्ष को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। अब 2023 में जनवरी 2023 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। ऐसा कभी नहीं हुआ पार्टी के पूरे इतिहास में। देख लीजिए कि एक एक्सटेंशन अब जनवरी 23 में अगर खत्म हो गया था, पूरा हो गया था, तो फिर उनको लोकसभा चुनाव 24 तक का कार्यकाल फिर बढ़ाया गया। फिर बीच में 2 महीने बढ़ाया गया, फिर और बढ़ाया गया। तो ये इतना बढ़ाने का जो मतलब है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत गहरे मामला फँसा हुआ है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पे समझौता करने को तैयार नहीं है। जी सर, ये मामला तो फँसा हुआ है, इसीलिए इतना कुछ हो रहा है। बाहर जो है कि इतनी खलबली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर बहुत मची हुई है। पूरी बीजेपी जो है वो एक पॉज़ मोड पे है इन दिनों, कोई काम नहीं चल रहा है। सब ये सोच रहे हैं पता नहीं किसको क्या ज़िम्मेदारी मिलेगी, इसके चलते अभी कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर इस वक़्त आई है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑन दिस। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।